हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सीजेरियन सेक्शन, जो कि एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ऑब्स्टेट्रिक्स का इम्पोर्टेंट सर्जिकल प्रोसेस जिसे हम सीजेरियन सेक्शन कहते हैं। सीजेरियन सेक्शन है क्या? ए सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड टू डिलीवर ए बेबी थ्रू द इंसिजन in the abdomen and uterus after the 28 weeks of gestation। इसका मतलब है, अगर फीटस 28 वीक से ज़्यादा का है और उसको नॉर्मल पैसेज से बाहर आने में डिफ़िकल्टी है या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है, उस स्थिति में हम सीजेरियन सेक्शन प्रोसीजर अपनाते हैं। सीजेरियन सेक्शन प्रोसीजर में क्या है? बर्थ पैसेज को अवॉइड करते हुए डायरेक्टली एब्डोमेन पर इंसिजन देख के और यूट्रस पर इंसिजन लगाने के बाद में उसी इंसिजन साइड से फीटस को हम बाहर निकालते हैं, उसे हम सीजेरियन सेक्शन कहते हैं। इसके मेन इंडिकेशंस हैं कुछ। प्रोसेस इज डन टू द रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। इस प्रोसीजर के द्वारा हम जो वेजाइनल डिलीवरी में या बर्थ पैसेज में, जो नॉर्मल बर्थ पैसेज है, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस किया जाता है, खत्म किया जाता है। उस स्थिति में, उस अवस्था में हम सीजेरियन सेक्शन प्रोसीजर अपनाते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, जैसे कि सीपीडी आप सब लोग जानते होंगे। सीपीडी का मतलब है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन यानी पेल्विस जो है, उसका जो कैविटी है, उसका जो आकार है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। उसका जो पैसेज है, उसके जो डायमीटर्स हैं वो नॉर्मल डायमीटर्स नहीं है, एबनॉर्मल डायमीटर्स हैं। उस स्थिति में उसे बोलते हैं सीपीडी। दूसरा आता है एडवांस कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। मानो सर्विक्स एक बर्थ कैनाल है और सर्विक्स पर कोई ट्यूमर या सर्विक्स पर कैंसर हो जाता है, तो कैंसर की अवस्था में नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है। उस स्थिति में हम सीजेरियन सेक्शन करते हैं। उसके अलावा पेल्विक ट्यूमर, पेल्विस कैविटी में कहीं कोई ट्यूमर है तो उसका जो कैनाल है, जो बर्थ पैसेज है, वो डिस्टर्ब होगा, उसकी एनाटॉमी डिस्टर्ब होगी। उसकी एनाटॉमी जब डिस्टर्ब होगी, जो बेबी है, जो फीटस है, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा। उसके अलावा है मेल प्रेजेंटेशन, जो सबसे कॉमनेस्ट है सीजेरियन के लिए, सबसे जो कॉमनेस्ट है सीपीडी और मेल प्रेजेंटेशन। मेल प्रेजेंटेशन का मतलब है जो बच्चा है उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं हो। बच्चा, आपने सुना हो भाई, बच्चा पेट में आड़ा है, तिरछा है, उल्टा है, या वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में नहीं है। वर्टेक्स मीन्स यानी कि जो स्कैल्प है, स्कैल्प प्रेजेंटेशन में नहीं है, अदर प्रेजेंटेशन में है, शोल्डर प्रेजेंटेशन में है, या लेग प्रेजेंटेशन में है, या ब्रिज प्रेजेंटेशन में है। ये सब एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन माने जाते हैं। जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन माना जाता है वो है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अलावा कोई भी और प्रेजेंटेशन है तो वो सब एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन में आते हैं। और एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन में फीटस नॉर्मल पैसेज से बाहर आने में डिफिकल्टी डेवलप होती है, जिसकी वजह से बच्चे और मदर, माँ को, दोनों को ही कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। उसके अलावा है मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा है, जो नॉर्मली फॉर्म होना चाहिए, जो प्रेजेंट रहना चाहिए, वो यूट्रस की पोस्टीरियर एंड अपर साइड में उसको प्रेजेंट होना चाहिए और उसको इम्प्लांट होना चाहिए। लेकिन कुछ मरीजों में जो प्लेसेंटा है वो इम्प्लांट हो जाता है सर्विक्स पर। सर्विक्स मीन्स इंटरनल ऑस के आसपास वो इम्प्लांट हो जाता है। और सर्विक्स के जैसे कि सामने आप देखें, ये हो गया एक्सटर्नल ऑस है, ये हो गया इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस पर प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ है तो क्या होगा? जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, ट्रू लेबर स्टार्ट होगा। ट्रू लेबर की अवस्था में स्ट्रेस होगा, इंटरनल स्ट्रेस होगा, तो यहाँ से डायरेक्टली ये प्लेसेंटा टीयर अप होगा तो सीवियरली एपीएच डेवलप हो जाएगा। एपीएच का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज।
EPH का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज। तो प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में हम नॉर्मल डिलीवरी या नॉर्मल लेबर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मदर को और फीटस को दोनों को ही कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं। आगे है एपीएच बताई दिया। उसके आता है कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब होता है कि लेबर की अवस्था में, लेबर के समय बच्चे का हेड पहले आना चाहिए सर्विक्स से बाहर, लेकिन हेड आया नहीं और हेड से पहले बच्चे की जो कॉर्ड है वो प्रोलैप्स कर जाए, वो बच्चे की कॉर्ड इस सर्विक्स के द्वारा बाहर आना शुरू कर देगी। जब बाहर आ जाएगी, कॉर्ड बाहर आ जाएगी, तो कॉर्ड ही तो बच्चे के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशंस लेके जाती है। जब कॉर्ड प्रोलैप्स होगी तो कॉर्ड किंक होने का डर रहेगा, किंक मीन्स मुड़ने का डर रहेगा या उसमें बेंडिंग का डर रहेगा। कॉर्ड बेंडिंग या किंक हो जाएगी तो बच्चे की जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और जिसकी वजह से बच्चा आईयूडी हो सकता है। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रायूटेराइन डेथ। उसके बाद आता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। कॉमनेस्ट इंडिकेशन है प्रोलॉन्ग लेबर। नॉर्मली जो टाइम है लेबर का, उस टाइम से एक्स्ट्रा टाइम लग जाए और बच्चा बाहर नहीं आए, फीटस बाहर नहीं आए, तो उस स्थिति में प्रोलॉन्ग लेबर कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ाई था, मैंने आपकी पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो नॉर्मल लेबर प्राइमरी में है उसका टाइम ड्यूरेशन है 18 आवर, और प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब हो जाएगा कि 18 आवर से ज़्यादा समय हो जाए, बच्चा डिलीवर ना करे, बेबी डिलीवर ना करे, तो उस अवस्था को हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। उसके बाद आता है फीटल डिस्ट्रेस। ये भी बहुत कॉमनेस्ट है फीटल डिस्ट्रेस। जब प्रोलॉन्ग लेबर हो या कोई डिफिकल्टी ऑफ पेल्विस हो या कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मल हो या ओलिगोहाइड्रोमिनस हो या बहुत सारे कंडीशंस में जो फीचर्स है वो डिस्ट्रेस हो जाता है, कि जिसे कहते हैं कि बच्चे की धड़कन का बढ़ जाना या बच्चे की धड़कन का कम हो जाना, यानी फीटल ट्रैकीकार्डिया या फीटल ब्लेडिकार्डिया। उस अवस्था में हम उसे बोलते हैं फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस की अगर अवस्था है तभी हमें इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। और भी हैं जैसे प्रीवियस LSCS पहले हुआ हो, इसका टेंडरनेस हो रही मदर में, या जो स्कार है वो यूट्रस का बहुत थिन हो, अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे रहा हो, पॉइंट जिसे हम 2 या 3 mm मानते हैं, और ऐसा टेंडरनेस स्कार की थिकनिंग है तो उसको हम एबनॉर्मल स्कार कहते हैं। उस स्थिति में भी हम सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर करते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे अब टाइप ऑफ सिजेरियन सेक्शन। टाइप ऑफ सिजेरियन सेक्शंस अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, इस तरह से इनको डिस्क्राइब किया गया है। अकॉर्डिंग टू टाइम इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन और इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। इसमें जो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन है उसका मतलब होता है कि हम सिजेरियन की प्लानिंग के साथ में, पूरा टाइम लेने के साथ में हम प्रोसीजर को प्लान करके करें, जिसमें कि प्री वेजाइनल सर्जरी, यानी पहले कोई वेजाइनल सर्जरी हुई हो पेशेंट की, तो उस स्थिति में हम इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करेंगे। जब हमें पता है कि LMP के अकॉर्डिंग EDT जिस समय होगा उससे 1 वीक पहले ही इस प्रोसीजर को हम अपनाएंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे। दूसरा है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है जो प्लेसेंटा है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है कि प्लेसेंटा जो इम्प्लांट हुआ है वो लोअर लाइन ऑफ यूट्रस पर, जिसे हम इंटरनल ऑस कहते हैं, सर्विक्स का इंटरनल ऑस पर वो इम्प्लांट हो जाए, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में भी हम इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करते हैं। और उसके बाद आता है मेलप्रेजेंटेशन। और अब हमें पहले से ही अल्ट्रासोनोग्राफी से पता है कि जो बेबी है, जो फीटस है, वो मेल प्रेजेंटेशन में है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो एबनॉर्मल है। जब उसकी प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल है तो नॉर्मल डिलीवरी, जिसे हम नॉर्मल लेबर कहते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस स्थिति में भी हम ये जो प्रोसीजर है जिसको हम इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन प्रोसेस के द्वारा करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन क्या होता है? इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन होता है इमीडिएटली हम सिर्फ आधे घंटे के समय में ही इस प्रोसीजर को अपनाएं, इस टेक्निक को अपनाएं। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन इसमें क्या है? इसमें कॉम्प्लिकेशन या तो मदर को हो या कॉम्प्लिकेशन बेबी को हो,
दोनों ही अवस्था में हमें इमीडिएटली प्लानिंग करके सिजेरियन की और आधे घंटे के अंतराल में ही हमें ये प्रोसीजर अपनाना होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं, जैसे कि कॉर्ड प्रोलैप्स, फीटल डिस्ट्रेस और यूट्राइन रप्चर और एपीएच। इस पर हम डिस्कस कर ही चुके हैं थोड़ी देर पहले। कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है, फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है, यूट्राइन रप्चर क्या होता है, एपीएच क्या होता है। ऐसी कोई भी अवस्था आती है, पेशेंट आया आपके पास लेबर में आया और लेबर में उसको ये इंडिकेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो आप उसमें इंतजार नहीं कर सकते। उस स्थिति में आप आधे घंटे के अंदर ही पूरा अरेंजमेंट करेंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन और एनेस्थेटिस्ट, इन सबको अरेंज करेंगे, इमीडिएटली इस प्रोसीजर को अपनाएंगे। इसको बोलते हैं हम इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। उसके बाद आता है दूसरा टाइप, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। अकॉर्डिंग टू जो प्रोसीजर सिजेरियन सेक्शन है उसके टाइप हैं, वो सबसे पहला है प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन। प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है कि पहली बार कोई महिला प्रेग्नेंट हुई और उसका पहली बार सिजेरियन हो रहा है, उस स्थिति को हम बोलते हैं, यानी उस टाइप को बोलते हैं प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन। दूसरा होता है रिपीटेड सिजेरियन सेक्शन, यानी कि पहले उसका सिजेरियन सेक्शन हो चुका हो, पेशेंट का एक बार दो बार हो चुका हो, या जिसे हम मल्टी पैरा कह सकते हैं, सेकंड पैरा कह सकते हैं। उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में हम पेशेंट का इलेक्टिव या इमरजेंसी सिजेरियन कर रहे हैं, तो वो आता है रिपीटेड सिजेरियन सेक्शन। उसके बाद आता है तीसरा LSCS, जो कि कॉमनेस्ट टेक्निक है। LSCS का मतलब होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। लोअर सेगमेंट, यूट्रस का लोअर सेगमेंट है, वहां से हम इंसिजन देके और बेबी को बाहर निकालते हैं, फीटस को बाहर निकालते हैं, उसको हम LSCS कहते हैं, कॉमनेस्ट प्रोसीजर है। उसके बाद इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में क्या है, इसमें जो टेक्निक सारी वही रहेगी, इंडिकेशन सारे वही रहेंगे, बस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इतना है, थोड़ा सा चेंज इसमें इतना है कि LSCS में जो हम यूट्रस में इंसिजन दे रहे थे वो ट्रांसवर्स दे रहे थे, लोअर सेगमेंट पे दे रहे थे। लेकिन क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में जो हम इंसिजन देंगे वो अपर सेगमेंट के यूट्रस पर वर्टिकल इंसिजन देंगे। बड़ा ध्यान से सुने, इनमें बड़ा ये डिफरेंट है, क्लियरली डिफरेंट है। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में हम ट्रांसवर्स इंसिजन लोअर सेगमेंट पर देते हैं यूट्रस के, और लेकिन जो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन है इसमें जो इंसिजन देते हैं वो हम अपर सेगमेंट पर वर्टिकल इंसिजन देते हैं। यानी कि इसमें तो दे रहे हैं हम ट्रांसवर्स और इसमें दे रहे हैं हम वर्टिकल इंसिजन अपर सेगमेंट पर सिजेरियन। इसमें ये हम करते क्यों हैं, मोस्टली हमें LSCS करना चाहिए, ये क्यों करते हैं, ये करने के ये हम उस स्थिति में करते हैं जब मेल प्रेजेंटेशन हो। उस मेल प्रेजेंटेशन की अवस्था में हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में बेबी को रिमूव नहीं कर पाए, फीटस को बाहर नहीं ला पाए, उस स्थिति में हम ये क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन करते हैं, जिसमें वर्टिकल इंसिजन अपर सेगमेंट में देने के बाद उस जो फीटस है जो मेल प्रेजेंटेशन में उसको रिमूव आप कर लेते हैं, उस स्थिति में इसको हम करते हैं। उसमें आता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सिजेरियन सेक्शन। ये टेक्निक भी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और थोड़ी डिफिकल्ट टेक्निक भी है। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सिजेरियन सेक्शन ये कॉमनेस्ट प्रोसीजर नहीं है। ये उन कंडीशंस में किया जाता है जब किसी पेशेंट में पेरिटोनियल इन्फेक्शन हाई ग्रेड में हो, और हाई ग्रेड में पेरिटोनियल इन्फेक्शन है और उसमें हम LSCS या क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, रिपीटेड सिजेरियन सेक्शन या प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन कर दें तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस स्थिति को सेप्टिसीमिया को बचाने के लिए हम एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ये टेक्निक बड़ी स्पेशल टेक्निक है। इसमें जो स्किन का जो इंसिजन है वो सेम LSCS की तरह ही दिया जाता है। इसमें फाइनेंशियल इंसिजन दिया जाता है जो कि सिम्फाइसिस पीवी के जस्ट ऊपर और ट्रांसफर इंसिजन दिया जाता है। उसके बाद में इसमें करते क्या है कि जो जब हम एंट्री करेंगे एब्डोमेन में तो हमें ब्लैडर दिखाई देगा। ब्लैडर के दोनों साइड से ब्लैडर को सेपरेट आउट करेंगे और ब्लैडर के जस्ट नीचे से यूट्रस में हम अप्रोच करेंगे, वहीं से बेबी को रिमूव आउट करेंगे। हम इसमें पेरिटोनियम को ओपन नहीं करेंगे। इसमें हम पेरिटोनियम को ओपन नहीं करते हैं डायरेक्टली। जिसमें जो इंसिजन देते हैं यूट्रस में वो हम अप्रोच करते हैं वेसाइको यूट्राइन पाउच से। वेसाइको यूट्राइन पाउच से हम अप्रोच करने के बाद बेबी को वहीं से रिमूव आउट करते हैं। इसीलिए इसका नाम एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सेक्शन कहलाता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सिजेरियन सेक्शन कहलाता है।
इससे हम पेरिटोनियम को ओपन नहीं करते। उसके बाद आता है सीजेरियन हिस्टेरेक्टमी। सीजेरियन हिस्टेरेक्टमी ये भी एक प्रोसीजर है। इसका मतलब आप समझ में आ रहा होगा, सीजेरियन मींस सीजेरियन जिसमें बेबी आउट होना है, हिस्टेरेक्टमी मींस यूट्रस आउट होना है, रिमूवल ऑफ द यूट्रस। दोनों प्रोसीजर यानी कि हमें बेबी को भी निकालना है और उसके बाद में यूट्रस को भी रिमूव आउट करना है, इसको बोलते हैं हम सीजेरियन हिस्टेरेक्टमी। ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि एग्जांपल फॉर यूट्राइन रप्चर, प्रेगनेंसी के दरमियान लेबर के दरमियान मल्टीपल यूट्राइन रप्चर हो जाए, कब बहुत सारी रप्चर्स हो जाए, बहुत सारे इसमें एक तरह से मल्टीपल रप्चर्स हो जाए यूट्रस में, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सीजरियन के बाद इन बच्चे को निकालने के बाद में यूट्रस को भी रिमूव आउट कर देते हैं। तो ये हो गए इसके टाइप अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। अब बात करेंगे हम प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। कोई भी हम प्रोसीजर करते हैं, सीजरियन हो या एनीथिंग, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो, उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी होती है और उसकी पहले से तैयारी करनी होती है, उसे बोलते हैं प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। उसे क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चीजें बड़ी कॉमन हैं, सभी प्रोसीजर्स के लिए कॉमन है, वो इसमें भी है। जैसे कि सबसे पहला होता है पार्ट एंड प्रिपेयर। पार्ट एंड प्रिपेयर का मतलब होता है हम इस प्रोसीजर के लिए नेपल लाइन टू थाई, मिड थाई तक हम सेविंग करते हैं, हेयर्स हैं उनको रिमूव आउट करते हैं और उसको क्लीन आउट करते हैं, उस एरिया को सोप या डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं। उसके अलावा इसमें पेंटिंग करते हैं। इनके साथ साथ इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, प्री मेडिकेशन। प्री मेडिकेशन में क्या करते हैं, प्री मेडिकेशन हम सेडेटिव्स देते हैं पेशेंट्स को, नील ओरली रखते हैं, नील ओरली रखते हैं लगभग 6 to 8 आवर बिफोर सर्जरी, यानी कि सर्जरी से लगभग 6 से 8 घंटे पहले मरीज को खाली पेट करा देते हैं जिससे स्टोमक एम्प्टी हो जाए। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया रिगर्जिटेशन का चांस ना रहे, वोमिटिंग का चांस ना रहे, एस्पिरेशन का चांस ना रहे, ठीक है। उसके अलावा प्री मेडिकेशन सडेशन हमने दे दिया और प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक का मतलब होता है बचावकारी प्रक्रिया, बचावकारी एंटीबायोटिक्स, यानी कि इन्फेक्शन से पहले ही हमने एंटीबायोटिक दे दी तो हम इन्फेक्शन से इसमें प्रिवेंट हो जाते हैं, पेशेंट को प्रिवेंट कर लेते हैं। तो वो ये सारी प्रिपरेशन हम करते हैं और उसके अलावा पेशेंट को पूरे प्रिपरेशन के साथ में ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कराते हैं। शिफ्ट कराते समय उसके क्लॉथ चेंजिंग एनोदर सारी प्रक्रियाएं करते हैं। उसके बाद उसको शिफ्ट कराने के बाद में एनेस्थेटिक चेकअप होता है और एनेस्थेटिक चेकअप के बाद इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एनेस्थीसिया चूजिंग बाय प्रोसेस, जैसे कि इसमें हम जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, मोस्टली इसमें हम रीजनल एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया क्या है, रीजनल एनेस्थीसिया का मतलब होता है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है इसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं और उसके अलावा जो सबसे कॉमन है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके अलावा अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया फेल हो जाए तो हम इसमें जनरल एनेस्थीसिया भी इसमें देते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं इसमें इंसिजन की। जब पेशेंट आपकी टेबल पे आ गया, एनेस्थेटिस्ट ने उसको एनेस्थीसिया दे दिया और सर्जन अब इंसिजन और पोजीशन की बात करेगा। पहले पोजीशन पे पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी जाती है, सुपाइन पोजीशन के बाद में हम इंसिजन की बात करेंगे। इसमें 2 इंसिजन प्रेफर किए जाते हैं। पहला है ट्रांसवर्स इंसिजन जो कॉमनेस्ट इंसिजन है एलएसटीएस के लिए। दूसरा है वर्टिकल इंसिजन। ये 2 प्रकार के इसमें इंसिजन दिए जाते हैं। कौन सा इंसिजन कब और उसके क्या एडवांटेज और क्या उसके डिसएडवांटेज है, इस पर हम बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं हम ट्रांसवर्स इंसिजन की। ट्रांसवर्स इंसिजन क्या है, ट्रांसवर्स इंसिजन है जस्ट एबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस 2 to 3 सेंटीमीटर एबव, यानी सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर ऊपर जाने पे हम ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं और उस इंसिजन का नाम, दूसरा नाम है फेनेस्ट्रिशियल इंसिजन। कौन सा, क्या नाम है उसका, फेनेस्ट्रिशियल इंसिजन के नाम से उसको जानते हैं हम। इसके फायदे क्या हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा है कॉस्मेटिकली, यानी जब ट्रांसवर्स इंसिजन है तो वो कॉस्मेटिकली
ज़्यादा बेटर रहता है, व्यू नहीं होता उसका, नो डायरेक्ट व्यू नहीं होता है इसलिए। उसके अलावा इसका दूसरा बेनिफिट क्या है, पोस्ट ऑपरेटिवली लेस पेन। जो पेन है, वर्टिकल इंसिजन में पेन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पेन कम होता है। तीसरा जो स्ट्रेंथ है, वुंड स्ट्रेंथ है, ट्रांसवर्स इंसिजन की गुड होती है, उसकी थोड़ी सी पुअर होती है वर्टिकल इंसिजन। उसके बाद बात करते हैं हम वर्टिकल इंसिजन। वर्टिकल इंसिजन में क्या है, हम जो इंफ्रा अम्लाइकल इंसिजन देते हैं, मिड लाइन इंफ्रा अम्लाइकल इंसिजन देते हैं वर्टिकल इंसिजन। वर्टिकल ट्रांसवर्स इंसिजन तो ये हो गया लाइक ए स्माइल, और वर्टिकल इंसिजन हो गया ये स्ट्रेट, यानी कि इंफ्रा अम्लाइकल इंसिजन। इस इंसिजन में एक तो कॉस्मेटिकली डिसएडवांटेज है, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो वुंड स्ट्रेंथ है वो कम रहती है, तीसरा पोस्ट ऑपरेटिव पेन ज़्यादा होता है। बट इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लीडिंग कम से कम होती है, ट्रांसवर्स इंसिजन में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। बस इतना ये चेंज है इसमें। लेकिन हम आज के समय में जो सबसे जो कॉमनेस्ट इंसिजन दिया जाता है वो दिया जाता है ट्रांसवर्स इंसिजन। जब हमने स्किन में ट्रांसवर्स इंसिजन दे दिया उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हम बात करेंगे प्रोसीजर की, सिजेरियन सेक्शन के प्रोसीजर की बात करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निक अपनाई जाती है उसे बोलते हैं लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, एलएसएस प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं इस समय। तो एलएसएस प्रोसीजर में सबसे पहले आता है इंसिजन। इंसिजन में दो तरह के इंसिजन दिए जाते हैं, ट्रांसवर्स इंसिजन और वर्टिकल इंसिजन, जो जस्ट अभी मैंने आपको बता चुका हूँ। और हम अब बात कराएंगे इसमें ट्रांसवर्स इंसिजन की। जब ट्रांसवर्स इंसिजन पेशेंट में दिया तो हम कहाँ लगाते हैं, जस्ट एबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस 3 to अराउंड 3 सेंटीमीटर एबव। जब ट्रांसवर्स इंसिजन लगा दिया उसका नाम है दूसरा फाइनेस्ट्रियल इंसिजन। और फाइनेस्ट्रियल इंसिजन के बाद में, स्किन इंसिजन देने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो कुटेनियस टिश्यू है उसको इंसाइज करते हैं। कुटेनियस टिश्यू को इंसाइज करने के बाद में बात करते हैं, जो सेपरेट आउट किया तो हमें सामने दिखाई देगी रेक्टस फेसिया। अब रेक्टस फेसिया को हम इंसाइज करेंगे, रेक्टस फेसिया को भी हम ट्रांसवर्सली इंसाइज करते हैं, यानी रेक्टस फेसिया में भी हम ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं। और रेक्टस फेसिया में इंसिजन देने के बाद में हमें सामने दिखाई देंगी एंटीरियर एब्डोमेन मसल्स। एंटीरियर एब्डोमेन मसल्स को हम स्प्लिट आउट करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, और उसके बाद हमें सामने दिखाई देगा पेरिटोनियम। पेरिटोनियम लेयर में हम इंसिजन देने से पहले हमें क्या करना होगा, पेरिटोनियम को होल्ड करना होगा। पेरिटोनियम को होल्ड करने के लिए हम एलिस फोर्सेप्स का यूज कर सकते हैं, बेबकॉक का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में उसको जैसे होल्ड करेंगे तो होल्ड करने से क्या होगा कि जो पेरिटोनियम के साथ में चिपकी हुई जो इंटेस्टाइन है वो लो डाउन चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी, जिसकी वजह से पेरिटोनियम अप हो जाएगी और पेरिटोनियम हम इंसिजन देंगे, जिसकी वजह से जो इंजरी ऑफ जीआईटी है तो उसका रिस्क बहुत कम हो जाएगा, उसका रिस्क ना के बराबर हो जाएगा। जब पेरिटोनियम में इंसिजन दे दिया तो हमें सामने यूट्रस और यूट्रस के लोअर सेगमेंट पे अधेयर चिपका हुआ यूरिनरी ब्लैडर दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, हमें लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करना है, तो जो लोअर सेगमेंट को सेपरेट आउट करना है, लोअर सेगमेंट को प्रॉपर्ली विजुलाइज करना है। उसको विजुलाइज करने के लिए उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इंटेस्टाइन उसको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए हम क्या करेंगे, जो लार्ज पैक्स होते हैं जिसे स्पंज पैक कहते हैं, उस स्पंज पैक को दोनों साइड्स में, यूट्रस की दोनों साइड में इम्बर्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन इंटीरियर व्यू फेस पे नहीं आए, व्यू सरफेस पे नहीं आए। और उसके बाद हम सामने देखते हैं पेरिटोनियम। उस पेरिटोनियम को होल्ड अप करते हैं, होल्ड अप करने के बाद उसमें इंसिजन, ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं। ट्रांसवर्स इंसिजन देने के बाद में जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, उसको स्प्लिट आउट करते हैं डाउनवर्ड, स्प्लिट आउट डाउनवर्ड। जैसे ही ब्लैडर को हम स्प्लिट आउट कर देंगे, डाउनवर्ड ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, तो हमें जो लोअर सेगमेंट है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, फिलिएटर दिखाई देगा यूट्रस का। और उस लोअर सेगमेंट में हम यूट्रस के में ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं। कौन सा इंसिजन देते हैं? मोस्टली ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं। और ट्रांसवर्स इंसिजन देने के बाद में सामने हमें मेम्ब्रेन दिखाई देती है, जिसे हम एम्नियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और एम्नियोटिक मेम्ब्रेन में भरा हुआ एम्नियोटिक फ्लूइड दिखाई देता है।
तो उस एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को हम रप्चर आउट करते हैं। उस एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को रप्चर करते ही उसमें भरा हुआ फ्लूइड एक्सटेंड बाहर आता है और उसको हम क्या करते हैं, सक्शन की सहायता से, सक्शन जो कैनुला है उसकी सहायता से उसको सक आउट कर लेते हैं सक्शन बॉटल में। उसके बाद हमें फीटस दिखाई देता है और फीटस को हम डिलीवर कराते हैं। और फीटस को डिलीवर कराने के बाद में फीटस को होल्ड करते हैं और फीटस को होल्ड करने के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बच्चे की, उस अम्बिलिकल कॉर्ड को दोनों साइड में क्लैंप करते हैं। क्लैंप करने के बाद में लाइगेट करते हैं, कट डाउन करते हैं। कट डाउन करने के बाद में बेबी को, जो डिलीवर हुआ बेबी है, उस बेबी को हम हैंडओवर कर देते हैं, पीडियाट्रिक नर्स को हैंडओवर कर देते हैं। साथ में पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है तो या उसको हैंडओवर कर देते हैं। हैंडओवर करने के बाद में हम यूट्रस को, इंटरनली यूट्रस की जो कैविटी है उसको क्लीन आउट करते हैं। उसमें पूरा प्लेसेंटल पीसेस, एनोदर कोई कंटेंटर्स को क्लीन करते हैं। इंट्रायूट्राइन कैविटी को साफ कर देते हैं। इंट्रायूट्राइन कैविटी को क्लीन करने के बाद में अब नंबर आता है इंसिजन को रिपेयर करने का। तो इंसिजन की रिपेयर की बात करें हम, तो इंसिजन रिपेयर करने में हम क्या करते हैं, सुचर्स इसमें एब्जॉर्बेबल सुचर यूज करते हैं। एब्जॉर्बेबल जो सुचर हम यूज करते हैं इसमें, उसमें मोस्टली क्रोमिक कैटगट या बाइक्रल यूज करते हैं। क्रोमिक कैटगट या बाइक्रल यूज करते हैं। राउंड बॉडी निडल यूज करते हैं इसमें हम, और इसमें एंड टू एंड क्लोजर करते हैं। जो यूट्रस की जो यूट्रस को हम 3 लेयर में क्लोज करते हैं। यूट्रस की जो पहली लेयर है उसको हम जब क्लोज करते हैं एब्जॉर्बेबल सुचर से, पहली लेयर को क्लोज करने के लिए हम लॉकिंग सुचरिंग का इस्तेमाल करते हैं। लॉकिंग सुचरिंग मैं आपको बताऊंगा आगे। लॉकिंग सुचरिंग का इस्तेमाल करते हैं और लॉकिंग सुचरिंग में से ये बेनिफिट होता है कि ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है, हेमरेज स्टॉप हो जाता है। पहली लेयर हम लॉकिंग सुचर से क्लोज करते हैं, सेकंड लेयर में कंटिन्यूअस सुचरिंग लगाते हैं, और जो थर्ड लेयर है इसे हम पेरिटोनियम लेयर या पेरीमेट्रियम कहते हैं। उस पेरीमेट्रियम को हम एब्जॉर्बेबल सुचर 20 बाइक्रल या 20 कैटगट से रिपेयर करते हैं, कंटिन्यूअस सुचरिंग करते हैं। उसके बाद प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इंसिजन साइड से कोई ब्लीडिंग या कोई हेमरेज तो नहीं हो रहा, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, यूट्रस के आसपास के एरिया में और पेरिटोनियल कैविटी को इंस्पेक्ट आउट करते हैं कि उसमें कहीं कोई हेमरेज या हेमेटोमा प्रेजेंट तो नहीं है। उसको इरिगेट करते हैं, क्लीन करते हैं। इरिगेट और क्लीनिंग के बाद में सब कुछ ओके होता है तो जो हमने लिफ्ट किया हुआ था यूट्रस उसको डाउनवर्ड पेरिटोनियल कैविटी में इम्प्लांट कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में जो हमने इंसिजन दिए थे उसको रिवर्स ऑर्डर में रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने में सबसे पहले हम रिपेयर करेंगे हम पेरिटोनियल कैविटी, यानी एब्डोमिनल वॉल की जो इंटरनल लेयर है इसको हम पेरिटोनियल लेयर कहते हैं। पेरिटोनियल लेयर को हम रिपेयर करते हैं। पेरिटोनियल लेयर को रिपेयर करते हैं मोस्टली हम 20 कैटगट या 20 बाइक्रल से रिपेयर करते हैं। उसके बाद आता है जो पेरिटोनियम के बाद ऊपर जो मसल पाई जाती है, रेक्टस मसल पाई जाती है, उस रेक्टस मसल्स को अपनी अवस्था में स्टेबल करते हैं। उसके बाद आता है रेक्टस शीथ। तो रेक्टस शीथ एक इंपॉर्टेंट शीथ मानी जाती है, इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है, क्योंकि रेक्टस शीथ ही इंसिल हर्निया को ब्रेक डाउन करती है, इंसिल हर्निया को रोकती है। रेक्टस शीथ अगर इम्प्रॉपर सुचरिंग की जाएगी तो इंसिल हर्निया हो जाएगा बाद में। रेक्टस शीथ ही हमारे अपने कंटेंट पर प्रेशर बना के रखती है। तो रेक्टस शीथ को हम एब्जॉर्बेबल सुचर, बाइक्रल या नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर, प्रोलिन से सुचर आउट करते हैं। इसमें भी हम कंटिन्यूअस सुचरिंग लगाते हैं। इसमें जो कंटिन्यूअस सुचरिंग लग जाती है तो उसके बाद नंबर आता है फिर रिवर्स ऑर्डर की बात करें हम तो अब आता है सबक्यूटेनियस टिश्यू का। सबक्यूटेनियस टिश्यू को भी हम रिपेयर करते हैं कंटिन्यूअसली या इंटरप्टेड सुचरिंग के साथ रिपेयर करते हैं, और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं 20 कैटगट या 20 बाइक्रल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आती है स्किन, और जो स्किन है स्किन को हम रिपेयर 3 प्रकार से करते हैं। इसमें यूज होने वाले सुचर हैं जैसे कि मोनोफिलामेंट्स, यानी जिसे हम ईथलोन के नाम से जानते हैं, ईथलोन से रिपेयर कर सकते हैं, कॉटन थ्रेड से रिपेयर कर सकते हैं, नॉन ऑब्जर्वेबल सुचर से इनसे रिपेयर करते हैं। 3 तरह की सुचरिंग की जाती है। इसमें इंटरप्टेड सुचरिंग भी की जाती है, मैट्रस सुचरिंग भी की जाती है, और उसके अलावा जो आजकल जो चल रहा है जिसमें जो स्कार है, स्कार बहुत कम से कम दिखाई दे, इसलिए वो सुचरिंग होती है
सब क्यूटिकुलर सुचरिंग, सब क्यूटिकुलर सुचरिंग भी इसमें अपनाई जाती है। उसके बाद जब सुचरिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद क्या करेंगे हम कि जो इंसिजन साइट है उसको ऑब्जर्व आउट करेंगे, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई एनोवर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, सब कुछ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में आ गया नहीं आ गया। उसके बाद हम ड्रेसिंग करते हैं और ड्रेसिंग के बाद पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं वार्ड में। और उसके बाद बात आती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात आती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में सबसे पहले दिन हम प्रॉपर्ली वाइटल साइन देखते हैं कंटिन्यूअसली, हर आधे घंटे पे पल्स चेक करना, हर 1 घंटे पे ब्लड प्रेशर चेक करना, रेस्पिरेशन चेक करना, यूरिन आउटपुट चेक करना, ये सारी चीजें सारे वाइटल साइन हम प्रॉपर्ली रीड आउट करते हैं, नोट डाउन करते हैं, चेक आउट करते हैं। इसको करने के बाद में हम क्या करते हैं, पेशेंट में पेन हो रहा है तो उसको एनाल्जेसिक देना जिससे कि पेन सबसाइड रहे। पेशेंट की ब्लीडिंग का ध्यान रखना कि कोई उसको पैरावेजिनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इंसिजन साइड से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, सारे कॉम्प्लिकेशन को ऑब्जर्व रखना कि कोई वुंड में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहा। इन सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। फ्लूइड का ध्यान रखते हैं, फ्लूइड किस तरह से उसको देना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर्स हम उसको फ्लूइड इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्लूइड देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं और 24 आवर्स के बाद उसको लिक्विड डाइट अप्लाइड करते हैं, लिक्विड डाइट पेशेंट को देते हैं। साथ में नेक्स्ट डे सॉलिड डाइट देते हैं। 6 to 7th डे हम सुचर्स को रिमूव आउट कर देते हैं और ड्रेसिंग के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये हो गया क्या, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब बात करेंगे हम, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो LHCS जो प्रोसीजर है इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, क्या है, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स में बात करें, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है स्पंज होल्डर, दिख रहा है आपको सबको स्पंज होल्डर, कम से कम 2 होने चाहिए सेट में। तो हम LHCS में जनरल लेप्रोटोमी सेट यूज करते हैं। जनरल लेप्रोटोमी सेट जब यूज करते हैं इसमें तो उसमें उसके जो आर्टिकल्स आपके सामने लिखे हुए हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले स्पंज होल्डर, 2 स्पंज होल्डर होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्पंज होल्डर, ये है स्पंज होल्डर। इसमें 2 लेग हैं और दोनों लेग में एंटीरियरली प्रेजेंट है होल लाइफ ट्रांसफर सरेशंस और पीछे की तरफ कैच लॉक सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है जो कि स्पंज को होल्ड करने के बाद में, गॉज पीस को होल्ड करने के बाद में, कॉटन बॉल्स को होल्ड करने के बाद में क्लीनिंग के काम आता है। उसका नेक्स्ट बात करते हैं हम टॉवल क्लिप। ये टॉवल क्लैंप है, इससे हम पाइप्स, सक्शन पाइप्स, कॉटिंग लीड्स इन सबको फिक्स करते हैं और इसको बोलते हैं हम टॉवल क्लैंप। दिख रही होगी सबको टॉवल क्लैंप। इनकी संख्या लगभग 6 होती है सेट के अंदर। उसके बाद आता है बीपी हैंडल। क्या आता है इसके बाद? बीपी हैंडल। बीपी हैंडल दो नंबर के होते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में हम 15 नंबर और 11 नंबर ब्लेड इंसर्ट करते हैं और 4 नंबर में हम 22 नंबर और 23 नंबर ब्लेड इंसर्ट करते हैं। यानी कि इस तरह से इस ब्लेड को इंसर्ट कर देते हैं, इसमें फिक्स कर लेते हैं ये, जिससे इंसिजन के काम आ सके। इसको होल्ड करते हैं लाइक ए पेंसिल, जैसे पेंसिल को हम होल्ड करते हैं उसी तरह से इसको हम होल्ड करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हम, बीपी हैंडल का नाम था बार्ड बार्कर हैंडल। उसके बाद बात करते हैं सर्जिकल ब्लेड। सर्जिकल ब्लेड ये आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं सर्जिकल ब्लेड। ये मेरे पास है 23 नंबर ब्लेड, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम मायोकार्ब सीजर। मायोकार्ब सीजर ये है मायोकार्ब। कर्ब मींस मुड़ी हुई, मायो मींस इसके एंड जो है कैसे हैं, ब्लंट एंड्स हैं, ब्लंट एंड्स, इनमें कोई शार्पनेस नहीं है, इसलिए इसको मायोकार्ब सीजर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेट कर्व्ड मायो सीजर। मायो क्यों है? क्योंकि आगे इसके जो एंड है वो ब्लंट है, नॉन ट्रमेटिक है, और स्ट्रेट क्यों, सीधी है, इसलिए मायो स्ट्रेट मायो स्ट्रेट सीजर कहते हैं इसे। उसके बाद बात आती है टूथ डिसेंडिंग फॉर्सेप्स। टूथ डिसेंडिंग, ये टूथ आप देखें गौर से, इसमें दांत दिखाई दे रहा होगा जरा, इसमें दांत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए टूथ डिसेंडिंग फॉर्सेप्स कहते हैं। उसके बाद
बाद बात आती है नॉन टूथ डिसेंडिंग फॉर्सेप्स की। नॉन टूथ फॉर्सेप्स डिसेंडिंग, इसमें आगे कोई टूथ नहीं है, सिर्फ ट्रांसवर्स सरेशंस हैं, ये नॉन ट्रोमेटिक होती है, इसे बोलते हैं नॉन टूथ डिसेंडिंग फॉर्सेप्स। उसके बाद बात करते हैं हम बेबकॉक टिश्यू फॉर्सेप्स। ये है बेबकॉक टिश्यू फॉर्सेप्स, बेब ये सॉफ्ट होल्डिंग फॉर्सेप्स, ये नॉन ट्रोमेटिक फॉर्सेप्स, इससे हम सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप्स। अब गौर से देखें, स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप्स स्ट्रेट है, ट्रांसवर्स सरेशंस हैं, सिंपल है, इससे बोलते हैं हम स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप्स, जो कि हीमोस्टेसिस में काम आती है। बिल्डर्स कहीं बिल्डिंग हो रही हो तो उसे हम इससे होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद बात आ रही है कर्व्ड आर्टरी फॉर्सेप्स। जो कर्व्ड आर्टरी फॉर्सेप्स की बात करें, यह है कर्व्ड आर्टरी फॉर्सेप्स। इसमें ट्रांसवर्स सरेशंस पाए जाते हैं और ट्रांसवर्स सरेशंस की वजह से ये हीमोस्टेसिस में हेल्प करती है। इनकी संख्या सबकी मैंने आपको सामने लिखी हुई है। उसके बाद बात आती है एलिस फॉर्सेप्स की। एलिस फॉर्सेप्स क्या है? इसके टिप पर टीथ प्रेजेंट होते हैं और टीथ प्रेजेंट होने की वजह से ये थोड़ी हार्ड है, ये हार्ड टिश्यू को होल्ड करने में हेल्प करती है, जैसे लाइक स्किन, फेसिया, रेक्टस, इसको होल्ड करने में हेल्प करती है। उसके बाद बात आती है कॉकर फॉर्सेप्स। कॉकर दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट एंड कर्व। तो हम बात करें, हमारे सामने है कर्व्ड कॉकर फॉर्सेप्स। कॉकर क्यों नाम है? कॉकर इसलिए नाम है इसके टिप पर टीथ दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े टीथ दिखाई दे रहे हैं, सरेशन ट्रांसवर्स हैं और ये कहलाती है इन टीथ की वजह से कॉकर फॉर्सेप्स। इसमें स्ट्रेट भी होती है और कर्व भी है। उसके बाद बात करें हम तो लेंजन बैक रिट्रैक्टर, ये दो होते हैं। लेंजन बैक रिट्रैक्टर ये आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, इस तरह से लेंजन बैक रिट्रैक्टर होता है, इस तरह से लेंजन बैक रिट्रैक्टर होता है। ये लेंजन बैक रिट्रैक्टर डीप टिश्यू को रिट्रैक्ट आउट करने में हेल्प करता है। ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा निडल होल्डर। निडल होल्डर, ये रहा निडल होल्डर। दो निडल होल्डर सेट में पाए जाते हैं। इसमें इसकी जो शाफ्ट है वो स्मॉल होती है और इसकी जो लेग है वो बड़ी होती हैं। इनको आप देखें, कैचलॉक होता है, निडल इसमें फिक्स की, उसके बाद सुचरिंग में हेल्प करता है। सुचरिंग, इसको होल्डिंग करने की प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है? थंब इंसर्ट होता है एक होल में और सेकंड होल में रिंग फिंगर होल्ड करती है और साथ में ये सपोर्ट देता है शाफ्ट पर। उसके बाद बात करते हैं हम डॉइंस रिट्रैक्टर, जो इंपॉर्टेंट रिट्रैक्टर्स है सीजेरियन का। दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं डॉइंस रिट्रैक्टर। क्या कहते हैं इसको? डॉइंस रिट्रैक्टर। ये डॉइंस रिट्रैक्टर क्या करता है कि एब्डोमिनल वॉल पर जब इंसिजन कंप्लीट हो जाता है, तो एब्डोमिनल इंसिजन कंप्लीट होने के बाद ये लोअर सरफेस को लो डाउन होल्ड करता है, उसमें हेल्प करता है। उसके बाद आती है ग्रीन आर्मटेज फॉर्सेप्स। ग्रीन आर्मटेज फॉर्सेप्स क्या है? आगे चिमटे जैसी बनावट है और आगे इसमें ट्रांसफर सरेशंस हैं। इंसिजन के बाद कोई यूट्रस से ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उस ब्लीडर्स को इसी ग्रीन आर्मटेज के द्वारा हम होल्ड अप कर लेते हैं। ठीक है, बोलते हैं ग्रीन आर्मटेज फॉर्सेप्स। उसके बाद बात करते हैं हम कॉर्ड क्लैंप्स। ये इस तरह से कॉर्ड क्लैंप होती हैं। इन कॉर्ड क्लैंप्स को हम मिनिमम 2 या 4 रखते हैं सेट में। दोनों साइड में एक क्लैंप लगाएं, बीच में से कट डाउन कर देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को, बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड को इससे होल्ड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सक्शन पाइप की। सक्शन पाइप इस तरह से होता है। इस सक्शन पाइप को हम वन साइड सक्शन मशीन से अटैच कर देते हैं और वन साइड इंट्रा एब्डोमिनल में जो भी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट ब्लड है उसको सक आउट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकॉर्टरी लीड या इलेक्ट्रोकॉर्टरी इलेक्ट्रोड। इस तरह से होता है, पेंसिल लाइक दिखाई दे रहा होगा। इसमें 2 नोक दिखाई दे रही हैं, एक कटिंग का काम करता है, कॉटराइजेशन का काम करता है। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोकॉर्टरी मशीन के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं स्मॉल टॉवल। स्मॉल टॉवल की बात करें तो इस तरह से स्मॉल टॉवल्स पाई जाती हैं। इसमें 6 स्मॉल टॉवल्स होती हैं और ये काम अलग अलग यूज में आती हैं। उसके बाद बात करें हम मैकिंटॉश, तो मैकिंटॉश ये है रबड़ शीट जैसी स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है मैकिंटॉश। इसको सर्जरी से पहले पेशेंट में कि अंडर में हम इसको प्लेस कर देते हैं, जिससे कि कोई वेस्ट फ्लूइड है वो इधर ना जाए यूटी में। उसके बाद में आता है
बिग होल सीट, तो बिग होल सीट ये आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें काफी बड़ा होल है जो कि स्टेराइल होता है, ऑटोक्लेव होता है, स्टेराइल होता है, ऑटोक्लेव होता है, और इसको हम जो सर्जिकल साइट है उस सर्जिकल साइट पे डाल देते हैं और इसी होल से हम सर्जरी करते हैं, इसी होल से हम सर्जरी करते हैं, इसी होल से बेबी को पास आउट करते हैं। ये आउटसाइड पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती है जिससे कि इन्फेक्शन का चांसेस कंट्रोल हो जाता है, इन्फेक्शन चांसेस नहीं रहता। उसके बाद आती है किडनी ट्रे, क्योंकि इसका नाम किडनी ट्रे इसलिए कि इसकी संरचना किडनी जैसी है, किडनी आप जानते होंगे किडनी जैसी संरचना, इसलिए इसको किडनी ट्रे भी कहते हैं। उसके अलावा निडल्स की बात करें तो ये कर्व निडल्स होती हैं, इसमें राउंड बॉडी भी होती है, कटिंग भी होती है, अलग अलग तरह की स्ट्रेट निडल्स भी होती हैं, उसकी हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं निडल्स के टाइप के बारे में। उसके बाद चलते हैं स्पंज पैक्स। स्पंज पैक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये वेस्ट फ्लूइड को, वेस्ट ब्लड को एब्जॉर्ब करने में काम आता है और साथ में इंसिजन के बाद में यूट्रस के दोनों साइड में इसको फिक्स कर देते हैं जिससे कि एब्डोमिनल जो कंटेंट है इंटेस्टाइन वगैरह वो किसमें यूट्रस की सर्जिकल साइड पे ना आए, इसलिए काम में आता है। उसके बाद आता है ड्रेन्स। सर्जरी के समय हमें लगता है कि इसमें हेमोरेज के चांसेस हैं तो हम ये ड्रेन को इंसर्ट कर देते हैं, काय में एब्डोमेन में इंसर्ट कर देते हैं और 24 घंटे बाद अगर कोई ब्लीडिंग नहीं होती तो इसे रिमूव आउट कर देते हैं। तो इसको लेके हमने एलएचसीएस सेट या जनरल लेप्रोटोमी सेट को डिस्क्राइब किया है। उम्मीद करता हूँ आज का डिस्क्रिप्शन, आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इससे रिलेटेड आपको वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर है तो उसको उसी में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।